एपिसोड की शुरुआट में हम लोग अब देखते हैं कि जिन्वू अब उसी नाइट से लड़ाई कर रहा होता है और अब उसके सारे अटैक्स को डॉज करने के बाद सीधा उसके मुंह को ही पकड़ लेता है और अब जिन्वू उसे अपने डैगर से मारने वाला होता है, पर तभी अब वो नाइट कहती है कि मुझे सरेंडर करना है, प्लीज मेरी जान छोड़ दो। ये सुनकर जिन्वू भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये तो एक लड़की की आवाज है। तभी अब वो लड़की भी अपना मास्क निकाल लेती है और अब वो जिन्वू से कहती है कि माफ करना, तुम जीत गए हो, इससे प्लीज मुझे मत मारो। जिस पर जिन्वू भी अब कहता है कि हमला तो तुमने करा था और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं। तुम्हारे बाकी के साथी नाइट्स तो मारे जा चुके हैं। जिस पर अब वो लड़की भी कहती है कि एक नाइट की ड्यूटी होती है अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, जब तक मैं जिंदा हूँ तो वो लोग भी खुश रहेंगे। ये सुनकर जिन्वू कहते हैं ठीक है। ऐसा बोलकर वो अपने डैगर को वापस रख लेता है और वो वहाँ से जा ही रहा होता है। पर तभी वो लड़की इसी मौके का यूज करके पीछे से जिन्वू के ऊपर हमला करने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर टस्क आ जाता है जो कि बैरियर को लगाकर जिन्वू को बचा लेता है। जिसके बाद अब जिन्वू भी अब उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रही हो। ये सुनकर अब वो नाइट फिर से काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि माफ कर दो, तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी, इसलिए प्लीज मेरी जान छोड़ दो। तो जिन्वू कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ कि अगले फ्लोर पर जाने के लिए एंट्री परमिट कहाँ मिलेगी। जिस पर वो कहती है कि वो परमिट मेरी फैमिली के पास है और क्योंकि तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हें वो परमिट दिला दूंगी। मुझे बाकी के अपर फ्लोर्स की लोकेशन भी पता है। अगर तुम मुझे गारंटी दोगे कि तुम मुझे और मेरी फैमिली में से किसी को भी नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी अपर फ्लोर्स का। जो सुनकर जिन्वू कहते हैं कि इसका मतलब वो परमिट तुम्हारी फैमिली के पास है। अब समझ आया कि कितने भी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मुझे वो परमिट मिल ही नहीं रहा था। जिन्वू अब उसके करीब आ जाता है जिसे देखकर वो शर्मा जाती है। वहीं जिन्वू अब उसे कहता है कि मैं तुमसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और वो ये है कि क्या मैं सही में तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। जिन्वू इस बात को काफी डरावने तरीके से कहता है जिसे देखकर तो अब वो लड़की भी डर जाती है और कहती है कि नहीं, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी, हाँ तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तो जिन्वू कहते हैं ठीक है, अगर तुम मुझे वो परमिट दे दोगी तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन। अगले सीन में हम लोग को अब एक शहर को दिखाया जाता है जिसको एक एंट मॉन्स्टर ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहाँ पर अब एक ऑफिसर भी होता है। वो एंट मॉन्स्टर उसके पास आकर उसे खा लेती है और अब इसी तरीके से और भी काफी सारे लोगों को मारने के बाद और तबाही मचाने के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वापस से उसी नाइट को दिखाया जाता है जो कि जिन्वू से कहती है कि मेरा नाम एसिल है और मैं रेडियो फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ। जो सुनकर जिन्वू अब कहता है कि मैं इस सिस्टम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन पता लगाना चाह रहा हूँ जैसे मैंने बारका से सीखा था। वह उसे कहता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में भी एक ऐसी आवाज आती है जो कि तुम्हें कहती है इंसानों को मारने के लिए। इस पर कहती है नहीं, हमें तो दूसरे ऑर्डर सुनाई देते हैं। हमें सुनाई देता है कि जिस जगह पर हम लोग हैं हम लोग उसे प्रोटेक्ट करें। तो जिन्वू कहता है कि कब से हो रहा है। जिस पर कहती है कि जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से। जो सुनकर जिन्वू शॉक हो जाता है और कहता है कि इससे पहले तुम लोग कहाँ पर थे। जिस पर कहती है कि हम लोग पहले डीमन दुनिया में थे पर अचानक से एक दिन हम लोग यहाँ आ गए। तो जिन्वू पूछता है कि आखिर तुम डीमन रेल्म में क्या कर रहे थे। ऐसी बताने वाली होती है पर तभी अचानक से उसके अंदर ग्लिच हो जाता है और अब वो कहती है कि हम लोग वॉर की तैयारी कर रहे थे। तो जिन्वू कहता है कि तुम किससे वॉर करने के लिए तैयार हो रहे थे। तो एसिल कहती है कि वो दुश्मन इतना ज्यादा ताकतवर है कि हम सभी डीमंस को एक साथ आना पड़ेगा उससे लड़ने के लिए। वो अब आगे कुछ और बताने वाली होती है पर तभी अब वो कहती है कि परमिटेड अमाउंट की इंफॉर्मेशन दे दी है। ये कन्वर्सेशन अब यही खत्म होती है। ऐसा बोलने के बाद अब एसिल बेहोश होकर नीचे गिरने वाली होती है पर तभी जिन्वू उसे पकड़ लेता है। जिन्वू भी अब कहने लगता है मुझे और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगले सीन में हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनचू सभी लोगों को उस एंड मॉन्स्टर की तबाही के बारे में बता रहा होता है। वो सभी को बताता है कि उस मॉन्स्टर को जापान की बॉर्डर के पास आइलैंड पे देखा गया था। उस मॉन्स्टर को तो मार दिया है पर उस मॉन्स्टर ने 294 सिविलियन को कैजुअलिटीज पहुंचाई है और 108 हंटर्स को भेजा गया था इस मॉन्स्टर को हराने के लिए, जिसमें 4 ई रैंक के, 1 सी रैंक का और 1 बी रैंक का हंटर मारा गया। ये सुनकर गो काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि एक अकेले ही एंट मॉन्स्टर ने इतना कुछ कर दिया। जिस पर जिनचुल कहता है कि बाद में एक ए रैंक का हंटर आ गया था और उस मॉन्स्टर के ऊपर उसने एकदम खतरनाक हमला करके उसे मार दिया। इसका मतलब वो एंट मॉन्स्टर ए रैंक के बराबर का था। ये सुनकर अब गो कहते हैं कि ये अटैक जेजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर था। अगर ये एंट मॉन्स्टर और भी ज्यादा उड़ने लगे तो ये सीधा मेन लैंड के अंदर ही घुस जाएंगे। जापान को अभी के अभी कांटेक्ट करके एक जॉइंट ऑपरेशन रिक्वेस्ट करो। बाकी की नेबरिंग कंट्रीज को भी इन्फॉर्म कर दो सतर्क रहने के लिए। अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है टाइम वेस्ट करने का। मैं चाहता हूँ कि मैं इस सिचुएशन को बिना किसी की जान गवाए हैंडल करूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि हम लोग जेजू आइलैंड के ऊपर अपना चौथा रेड ऑपरेशन करेंगे। अगले सीन में हम लोग टस्क को देखते हैं जो कि एसिल को उठाकर लेकर चल रहा होता है। इस चीज के लिए वो जिन्वू से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं अचानक से बेहोश क्यों हो गई थी। जिस पर जिन्वू भी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना। जिस पर वो कहती है हाँ शुक्रिया
शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए। इसके बाद जिन्वू अब उससे कहता है कि क्या हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, जिस पर वो भी अब सामने दिखाती है और कहती है हाँ यही है रेडरू फैमिली का कैसल, यही तुम्हें परमिट मिलेगा। अगले सीन में वो लोग अब कैसल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर एसिल के फादर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब वो एसिल से कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम अपने साथ ये किसे ले आई, तुम देख नहीं पा रही हो क्या इस बंदे की शैडो के अंदर कितने सारे सोल्जर्स बंधे हुए हैं। ये सुनकर जिन्वू भी काफी शौक होता है कि इस चीज को इसने नोटिस कैसे कर लिया। इसके बाद एसिल के फादर जिन्वू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने मेरी बेटी को बहला फुसला लिया है, तुम हमारे कैसल के ऊपर हमला करना चाहते हो ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपने सभी साथियों को जिन्वू के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है, पर तभी एसिल अपने फादर को रोकती है। वहीं जिन्वू भी अब एसिल के फादर से कहता है कि मैंने और एसिल ने एक डील बनाई है और वो ये है कि मुझे अगली फ्लोर पर जाने का परमिट दे दो, इसके बाद मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वहीं पर अब एसिल के फादर को पता चलता है कि जिन्वू ने उसके कितने सारे सोल्जर्स को मार दिया है। उसे भी समझ आ जाता है कि वो जिन्वू से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो अब जिन्वू को परमिट दे देता है और कहता है कि अब तुम्हें परमिट मिल गया ना, आप चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। तो जिन्वू कहता है ठीक है। ऐसा बोलकर अब वो एसिल को पकड़ लेता है और अब वो एसिल के फादर से कहता है कि मुझे इस लड़की की जरूरत है, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जो सुनकर एसिल के फादर काफी गुस्सा हो जाते हैं, वहीं एसिल शर्माने लगती है। वहीं अब जिन्वू इस गलत फहमी को ठीक करता है और अब वो एसिल के फादर से कहता है कि मुझे एसिल की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये कह रही थी कि ये मुझे रास्ता दिखा सकती है, बाद में मैं इसे छोड़ दूंगा और मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इसे सेफ रखूंगा। तो अब एसिल के फादर भी मान जाते हैं, जिसके बाद अब जिन्वू एसिल से कहते हैं कि अब मैं तुम पर निर्भर हो रहा हूँ, ठीक है, जिस पर अब वो भी शर्मा कर कहती है ठीक है। अगले सीन में हमें अब जापान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट उसी एंट मोस्टर के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं और हमें अब यहाँ पर गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को देख रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर गिल्ड मास्टर को अपने साथ चलने के लिए कहती है। अगले सीन में अब जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे फ्लोर्स को क्लियर करने के बाद अब 89th फ्लोर पर पहुंच चुका है। वो अब कहते हैं कि इन सभी फ्लोर्स को क्लियर करने की वजह से इग्रिस और टैंक दोनों का रैंक अप हो चुका है। टैंक अब एक नाइट रैंक में आ चुका है और इग्रिस अब एक एलीट नाइट रैंक में आ चुका है। जिन्वू अब कहते हैं कि ये एस रैंक और ए रैंक के बराबर के हो चुके हैं। वहीं पर अब एसिल भी कहने लगती है कि मैं घर से गिफ्ट लेकर आई थी लोगों को देने के लिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सके, पर लगता है कि ये काम नहीं आएंगे। जिस पर जिन्वू कहते हैं कि इन्हें घर ले जाओ, तो वो कहती है नहीं, आगे और भी काफी पावरफुल लोग आएंगे जिनसे लड़ना इम्पॉसिबल होगा, तो बेहतर ये रहेगा कि हम लोग इन गिफ्ट का यूज करके उनके साथ नेगोशिएशन करें, जिससे कि वो हमें आगे जाने दें। जिस पर अब जिन्वू कहता है कि अगर मैं तुम लोगों से कमजोर होता तो तुम लोग मेरे साथ ये डील नहीं करते, है ना। मैं समझ चुका हूँ कि तुम लोग बस ताकत देख के ही अपनी पोजीशन डिसाइड करते हो, चिंता मत करो, मैं काफी जल्द तुम्हारी फैमिली को टॉप पर ले आऊंगा। जो सुनकर अब एसिल कहती है कि लेकिन आपने मेरी फैमिली की जान क्यों छोड़ दी, जिस पर जिन्वू कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद अब एसिल कुछ ज्यादा ही शर्मा जाती है। वहीं जिन्वू अब सोचता है कि एसिल और जिनो दोनों का दिमाग थोड़ा सा ढीला है, इनको अपने साथ रखने में चीजें काम बन जाती हैं। वो अब एसिल से कहने लगता है कि तुम अब वापस जा सकती हो क्योंकि आगे और भी ताकतवर लोग आने वाले हैं। वैसे भी मैंने तुम्हारे फादर के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, मुझे बस बता दो कि परमिट कहाँ पर है और मैं अकेले ही चला जाऊंगा। ये सुनकर वो जिन्वू के पास आती है और कहती है कि क्या मैं सही में इतनी ज्यादा यूजलेस हूँ। तो जिन्वू कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि आगे खतरा है, इसलिए तुम यहीं पर रुको, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। वैसे भी तुमने काफी अच्छा काम किया है, इन सब के लिए शुक्रिया। जिस पर एसिल कहती है नहीं, मैं अंत तक तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। जिस पर जिन्वू भी कहते हैं ठीक है, तो फिर चलते हैं। जो सुनकर एसिल भी खुश आती है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जिन्वू अब कहने लगता है कि एसिल सही कह रही थी, 90th फ्लोर पर पहुंचने के बाद समझ आ रहा है कि हाँ, अब चीजें थोड़ी बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। यहाँ पर जितने भी मैजिक बीस्ट है वो काफी ज्यादा ताकतवर है और काफी ज्यादा है। मुझे धीरे धीरे करके सभी लेवल्स को क्लियर करना पड़ रहा है। अगर मुझे एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करना है तो मुझे इन सभी को हराना ही होगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा। अगले सीन में हमें अब चोय को दिखाया जाता है जो कि चाहिन से कहता है कि तुम्हें और मुझे समन किया गया है 4th जेजू आइलैंड की रेड पर, यानी हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। व्हाइट टाइगर गिल्ड से भी बेग जाने वाला है, साथ में कंट्री के अंदर जितने भी एस रैंक के हंटर्स है वो भी जाएंगे। ये सुनकर चाहिन सोचती है कि इसका मतलब जिन्वू भी जाएगा। इसके बाद चोय अब उसे बताता है कि इस ऑपरेशन में साथ में हमारे बाकी के नेबरिंग कंट्री भी मदद करेंगे, जैसे कि जापान, क्योंकि वो सभी एंट मोस्टर के पास अब उड़ने की ताकत है, तो हमें कुछ भी करके उन सभी को खत्म करना ही होगा। तो चाहिन कहती है कि क्या ऑपरेशन की डेट रेडी है, तो चोय कहते हैं नहीं, अभी भी उसके बारे में सोचा जा रहा है, पर मुझे लगता है कि काफी जल्द हम लोगों को वहाँ जाना पड़ सकता है। डेट को डिसाइड करने के लिए आज बड़ी बड़ी गिल्ड के लोग आने वाले हैं। अगले सीन में हम लोग अब जिन्वू को देखते हैं जो कि फाइनली सभी फ्लोर्स को क्लियर करने के बाद अब लास्ट फ्लोर यानी कि 100th फ्लोर पर पहुंच जाता है। वो लोग अब देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है, पर तभी अचानक से आसमान में अब बिजली आने लगती है और वो बिजली एक ड्रैगन में से आ रही थी। वो ड्रैगन अब सामने आकर एक बिल्डिंग पर बैठ जाता है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि उस ड्रैगन के ऊपर एक बंदा खड़ा था जो कि डीमन मोनार्क होता है, जिसका नाम है बरान। जिन्वू के सिस्टम से अब जिन्वू को पता चलता है कि इन दोनों का नाम रेड कलर में है, यानी कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर अब जिन्वू देखता है कि इससे तो एसिल भी डर रही होती है, जो देखकर जिन्वू भी अब सोचने लगता है कि क्या मैं इस बरान को
हरा पाऊंगा या नहीं। प्रॉब्लम इस ड्रैगन की भी है क्योंकि ये हवा में उड़ता है। इसके बाद वो ड्रैगन अब बारान को आसमान में ले आता है और अब बारान अपनी पावर को यूज करता है जिससे कि वहाँ पर अब अलग अलग काफी सारी पोर्टल्स खुल जाती हैं जिनमें से अब काफी ज्यादा पावरफुल डीमंस बाहर निकलते हैं और अब जिन्वू और एसिल को घेर लेते हैं। जो देखकर एसिल घबरा जाती है और कहती है कि अब हम लोग क्या करें। इसके बाद वो सभी आर्मी उन लोग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी जिन्वू भी अब अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर अब अपनी पूरी शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है और अब देखते देखते जिन्वू की आर्मी और बारान की आर्मी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी लोग अब एक दूसरे को काफी ज्यादा खतरनाक टक्कर दे रहे होते हैं, कोई किसी को मार रहा होता है तो कोई किसी को। वहीं पर टस्क भी अपनी पावर को यूज करके वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका कर देता है जो देखकर एसिल शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जिन्वू ऐसे लड़ सकता है। पर सामने का अपोनेंट डीमन मोनार्क बारान है, वो यहाँ का रूलर है और जिन्वू एक इन्वेडर है। आखिरकार मुझे किसकी साइड होना चाहिए। इसके बाद हम लोग अब बारान को देखते हैं जो कि आसमान में एक काफी खतरनाक लाइटनिंग हमला कर देता है। इस लाइटनिंग हमले की वजह से जिन्वू के काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं और अब ये हमला तो जाकर एसिल को भी लगने लगता है। ये हमला अब उसे लगने वाला होता है पर तभी जिन्वू वहाँ पर आकर उसे अपने चौगे से बचा लेता है। वहीं जिन्वू पे अपने मन में कहने लगता है कि बारान ने कोई नॉर्मल लाइटनिंग का यूज नहीं किया बल्कि इसका इफेक्ट काफी ज्यादा वाइड था और इसके अंदर स्टन का इफेक्ट भी था। भले मेरे सभी सोल्जर्स वापिस से आ सकते हैं पर इससे मेरा माना काफी तेजी से जाएगा। इससे पहले ऐसा हो मुझे इस ड्रैगन के पंख को काटना होगा। ऐसा बोलने के बाद अब जिन्वू काफी तेजी से जाता है और अपनी स्टील स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि वो इनविजिबल हो जाता है। इसके बाद वो काफी तेजी से जाता है और अब उस ड्रैगन के पास पहुंचकर वो हमला कर देता है, पर तभी अब बारान बीच में आ जाता है और वो जिन्वू के हमले को रोक लेता है। ये देखकर जिन्वू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि इनविजिबल होने के बाद भी बारान ने उसे कैसे देख लिया। इसके बाद अब बारान जिन्वू को पकड़कर उसे काफी जोर से जमीन पर फेंक देता है और अब उसके ऊपर लाइटनिंग का हमला कर देता है। पर अब जिन्वू यहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है पर वो हमला उसे लगने वाला होता है, इसलिए जिन्वू अब टस्क और इग्रिस की मदद मांगता है। इसके बाद टस्क अपनी पावर का यूज करके उस लाइटनिंग को रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ इग्रिस भी अब काफी तेजी से जाता है और अब वो उस ड्रैगन के सर को ही काट देता है जिसके कारण अब वो ड्रैगन और बारान दोनों ही नीचे आकर गिर जाते हैं। जिन्वू भी अब बारान से कहते हैं कि अच्छा है कि तुम अब नीचे आ चुके हो क्योंकि ऊपर देख देख के मेरी आंखों में दर्द हो गया था। इसके बाद हम लोग अब बारान को भी देखते हैं जो कि धुएं में से कुछ ज्यादा ही खतरनाक एंट्री मार के सामने आ रहा होता है, यानी कि वो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। अगले सीन में हमें अब वापस से हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है और अब वहाँ पर हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है हानेकावा और वो ड्रोन स्वॉर्ड गिल्ड से है और साथ में अब वहाँ पर उसका गिल्ड मास्टर भी होता है जिसका नाम होता है गोटो। हानेकावा कहती है कि मैं गोटो की यहाँ पर इंटरप्रेटर हूँ। वहीं पर अब गो भी अब अपने मन में सोचता है कि जो ड्रोन स्वॉर्ड गिल्ड है वो जापान की लार्जेस्ट गिल्ड में से एक है। इनके पास 11 एस रैंक के हंटर्स हैं। पूरे एशिया के अंदर ये सेकंड नंबर पर आते हैं और ये जो गिल्ड मास्टर गोटो है इसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा खतरनाक है और इसका ओरा भी। गोटो अब हानेकावा को बता देता है कि उसे क्या समझाना है। हानेकावा भी अब कहती है कि सबसे पहले हम लोग आपका शुक्रिया करना चाहते हैं हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। तो गो कहते हैं कि शुक्रिया तो हमें करना चाहिए क्योंकि आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। इसके बाद अब हानेकावा उन लोग को बताती है कि हम लोगों ने उन एंट मोस्टर के ऊपर रिसर्च करी है और हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है। इन्फॉर्मेशन के 2 पॉइंट ऑपरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे की उन एंट मोस्टर की लाइफ स्पैन। अंडे से निकलने के बाद वो काफी तेजी से ग्रो करते हैं पर वो सिर्फ 1 ही साल जीते हैं। इसका ये मतलब है कि हम लोग अगर एंट क्वीन को मार देंगे तो जितने भी एंट मोस्टर है वो 1 साल में खत्म हो जाएंगे, वो भी अपने आप। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है उन एंट मोस्टर के बिहेवियर के बारे में। पिछली 3 रेड से हमें पता चला है कि जो एंट मोस्टर है वो ज्यादातर ताकतवर एनिमीज के पास ही जाते हैं। वो उन लोग के पास अट्रैक्ट होते हैं जिनके पास ज्यादा मैजिक पावर होती है। हम लोग अपने ऑपरेशन को इन्हीं सारी इंपॉर्टेंट बातों के अराउंड प्लान करेंगे और उनके खिलाफ यूज करेंगे। ये सुनकर गोबिया मन में कहता है कि हमें एंट मोस्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता था पर इन लोगों ने तो ज्यादा ही इंफॉर्मेशन पता लगा ली। इसके बाद अब गोटो कहता है कि इस ऑपरेशन के अंदर ड्रोन स्वॉर्ड गिल्ड के सभी एस रैंक के हंटर पार्टिसिपेट करेंगे और साथ में मैं भी। हम लोग मिलकर सभी एंट्स को बाहर फेंक देंगे। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं गोटो अब कहते हैं कि हम लोग जब एंट मोस्टर्स को हरा रहे होंगे तो हम लोग चाहते हैं कि आपकी टीम जाकर एंट क्वीन को हरा दे। जिस पर अब जिनचुल कहते हैं कि लेकिन ऐसा करने से तो आपको एक ही बार में 1000 एंट मोस्टर से लड़ना पड़ेगा। जिस पर अब गोटो कहते हैं कि हम लोग को बस उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं। एआई के सिमुलेशन से भी हमें ये पता चला है कि इस प्लान के सक्सीड होने के अच्छे चांसेस हैं। वहीं पर अब गो भी सोचता है कि 10 एस रैंक के हंटर्स तो काफी ज्यादा काम आ जाएंगे। वो अब गोटो से कहते हैं ठीक है ये प्लान काफी मस्त है, चलो कोशिश करते हैं और भी स्ट्रेटेजी को बनाने की। अगले सीन में वापस से हमें बारान की आर्मी को दिखाया जाता है जो कि जिन्वू की आर्मी से लड़कर उनकी बैंड बजा रही होती है। इस वजह से जिन्वू का जो माना है वो खत्म होने लगा है और उसके पास समय भी नहीं है पोशंस को पीने का। हम लोग अब आयरन, इग्रिस और बाकी के लोगों को भी देखते हैं जो कि बारान के ऊपर हमला करते हैं पर वो लोग बारान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। वहीं पर मौका मिलते हैं जिन्वू उसके ऊपर काफी खतरनाक हमला करने के लिए जाता है पर बारान उसे भी रोक देता है, जो देखकर जिन्वू काफी घबरा जाता है और अब बारान जिन्वू को
उसके सर से पकड़ लेता है और उसे काफी तेजी से दबाने लगता है, जिसके बाद वो अपने डैगर को बाहर निकालकर जिन्वो के ऊपर हमला करने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर जिन्वो के सोल्जर्स आकर बारान के हाथ को रोक लेते हैं। वो लोग आप बारान को पकड़ लेते हैं, जो देखकर बारान गुस्से में आ जाता है और वो लाइटनिंग का हमला करके सभी लोगों को एक ही बारी में ही खत्म कर देता है। वहीं अब जिन्वो भी साइड में आ जाता है। वो अब देखता है कि उसका सारा माना खत्म हो चुका है, यानी कि अब वो और ज्यादा सोल्जर्स को समन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि अब उसे अकेले लड़ना होगा। जिन्वो भी अब उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अब बारान भी अब अपनी तलवार को निकाल लेता है। इसके बाद अब जिन्वो और बारान आपस में लड़ाई करना शुरू कर जाती है। ये फाइट कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती है, इसे एक्सप्लेन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। एनिमेशन की तो बात ही कुछ और है। कॉपीराइट के चलते मैं तुम लोग को एनिमेशन ही दिखा सकता हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ, पर तुम लोग भाई कुछ फोटोज में ही देख लो। हम देखते हैं कि बारान अचानक से हमला करके जिन्वो के डैगर्स को दूर फेंक देता है। जिन्वो के पास अब वेपन ही नहीं बचते और अब बारान हमला कर देता है, पर जिन्वो अपने हाथों से इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। पर जिन्वो को ये करने में काफी मुश्किल हो रही होती है। उसे रियलाइज हो चुका है कि बारान काफी ज्यादा ताकतवर है। जिन्वो उसे रोक ही रहा होता है, पर तभी बारान जो कि जिन्वो के बिल्कुल सामने होता है, वो अब जिन्वो के ऊपर लाइटनिंग का हमला करने वाला होता है। जिन्वो को भी समझ आ जाता है कि वो अब इस अटैक को डॉज ही नहीं कर पाएगा। वो हमला अब जिन्वो को लगने वाला होता है, पर तभी एसिड अपनी तलवार को बारान के ऊपर फेंक देती है और अब वो उसका ध्यान अपने ऊपर ले आती है। बारान अब अटैक को उसके ऊपर करने वाला होता है। ये देखकर जिन्वो कहता है कि मुझे मौका मिल गया हमला करने का। जिन्वो अब अपनी पूरी पावर को यूज करता है और अब वो रूलर हैंड का यूज करने के बाद बारान के दोनों ही हाथों को उखाड़ कर फेंक देता है। पर अब भी बारान लाइटनिंग का हमला कर रहा होता है, जिस पर अब जिन्वो कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो उसे नीचे की तरफ से काफी जोर से मुक्का मार देता है। इस वजह से अब एक काफी बड़ा धमाका होता है। इस धमाके को तो हम लोग ऊपर से भी देख पाते हैं। आसमान में भी बड़ा सा धमाका हो जाता है और बारान की गर्दन पूरी तरह से उड़ जाती है, यानी कि जिन्वो ने बारान को हरा दिया है। इस फाइट के खत्म होने के बाद जिन्वो काफी थक कर नीचे गिर जाता है और अब एसिल उसके पास आ रही होती है। जिन्वो अब एसिल से कहता है कि घर जाओ और जाकर अपने फादर को बता दो कि आज से तुम्हारी फैमिली यानी कि रेडिसू फैमिली यहाँ की रूलर है। इस बात पर अब एसिल भी खुश जाती है और कहती है कि हमारी फैमिली का नाम रेडिसू नहीं बल्कि रेडिरू है। और अब इसी के साथ एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में हो सके तो मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना और एक MV 3.0 नाम से एक चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर सोलो लेवलिंग के आगे के एपिसोड्स आएंगे। उस चैनल का लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर करना कि तुम लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए पीस आउट।